गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग बेटे, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। मैम हाँ बेटा, मैम वो जो प्रैक्टिकल की फाइल बनानी है वो वैसे ही बनाए ना, हम जैसे देख के आए उसमें, जैसे पिछली बार लास्ट ईयर की देख के आए वैसे ही। लास्ट ईयर देख के आए, लेकिन उसमें कुछ डायग्राम है भी नहीं, तो उसको तो पूरे ही बनाओगे बेटा। जो है ना, नहीं है तो भी बनाओगे, जो मैंने लिख के भेजे उसको तो जो बनाने। आपने बता दी। हाँ, कई तो है भी नहीं ना उसमें, लास्ट ईयर की पे ही मत जाओ, इसलिए। ठीक है ना, एक मैं और निकाल रही हूँ आप लोगों के लिए सेट में से। ओके। कांता भी आ गई। वो जो सब मैंने व्हाट्सएप पे भेजे थे ना, मतलब चैट पे, और वो तो भेजा है, आप सभी बना लेना, है ना, सभी कर लेना। वो तो लास्ट ईयर फाइल में कई कुछ नहीं भी है, तो सबको कर लेना बेटा। अभी आ जाने दो, एक दो को नहीं बस मैम, जो उन्होंने किए हुए है ना फाइल में। हाँ, जो फाइल में है तो सही, लेकिन कुछ फाइल में नहीं भी है बेटा, जैसे लेप्टिडीनिया भी नहीं है, ड्रेसिना भी नहीं है। आप देखोगे लेप्टिडीनिया नहीं बना, सेल्वेडोरा नहीं बना, और ड्रेसिना भी नहीं बनाया हुआ, निक्टेंथस भी नहीं बनाया हुआ, तो ये सब बनेंगे। नो मैम, मैं वैसे नहीं पूछ रही, मैं ऐसे बोल रही हूँ कि जितने उन्होंने किए हुए ना वो तो वैसे ही करने हैं ना। हाँ, जितने उन्होंने किए हुए वो तो वैसे ही करने हैं, और जो नहीं किए हुए, आपका क्वेश्चन ये है ना, जितने उन्होंने किए हुए हैं वो वैसे ही करने हैं, वो तो सही है। लेकिन जो नहीं किए हुए, ये मैं कह रही हूँ, वो भी करने हैं, है ना, ये सही है आपका क्वेश्चन, कि जितने किए हुए हैं वो तो वैसे ही कर लो भले ही, लेकिन जो नहीं किए हुए वो भी करने हैं। ठीक है ना, ये है। हाँ बेटा, आज लेंगे अपन नेक्स्ट। अभी आपको पता होगा ना, 18 तारीख से जब क्लासेस लगेगी कल के बाद, तो आपका थर्ड पेपर में स्टार्ट कर दूंगी फिर, है ना, 18 तारीख से। तो अभी लेते हैं मेल गेमेटोफाइट, नर युग्म कोदभेद। ठीक है, कॉलेज खुलेंगी क्या? कॉलेज का पता नहीं बेटा, अगर खुलेगा तो नोटिस आ जाएगा, मतलब अपन को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, है ना। कॉलेज खुलने के मोस्ट प्रोबेबली चांसेस तो है मेरे हिसाब से, नहीं तो फिर ग्रुप पे इन्फॉर्मेशन भेज देते हैं अमित सर। ठीक है बेटा, तो नर युग्म कोदभेद, ठीक है, नर युग्म कोदभेद के बारे में स्टार्ट करते हैं। मेल गेमेटोफाइट, तो पराग कोश की लघु बीजाणुधानियों में लघु बीजाणु परिवर्धित व परिपक्व होते हैं। तो लघु बीजाणु माइक्रोस्पोर्स अर्धसूत्रन द्वारा बने होने के कारण अगुणित होते हैं। मतलब जो लघु बीजाणु हैं, माइक्रोस्पोर्स हैं, पॉलिन ग्रेन्स हैं, वो कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, अगुणित होते हैं। इस प्रकार अगुणित लघु बीजाणु नर युग्म कोदभेद पीढ़ी की प्रथम कोशिका होते हैं। तो चतुष्कों से पृथक होने पर लघु बीजाणु पराग कण कहलाते हैं। मतलब अपन जानते हैं जो लघु बीजाणु है, माइक्रोस्पोर्स है, वो चतुष्कों में होते हैं, लेकिन जब चतुष्कों से पृथक हो जाते हैं तो ये लघु बीजाणु क्या कहलाते हैं, पॉलन ग्रेन्स कहलाते हैं, पराग कण कहलाते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलन ग्रेन्स, पराग कण की संरचना कैसी होती है। तो लघु बीजाणु एक कोशीय, एक केंद्रकीय एवं अगुणित संरचना होती है। मतलब माइक्रोस्पोर इज यूनिसेलुलर, यूनिन्यूक्लिएट एंड हैप्लॉइड स्ट्रक्चर विच इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द मेल गेमेटोफाइट। मतलब एक मिनट, सोनू कुमारी आ गई, इनको एडमिट करते हैं दर्शिता। मतलब जो लघु बीजाणु है नर युग्म कोदभेद मेल गेमेटोफाइट की प्रथम अवस्था को दर्शाती है। तो परागकण पॉलन ग्रेन्स की बाह्य आकृति
परागकण पॉलन ग्रेन्स की बाह्य आकृति चतुष्कों से पृथक होने के पश्चात अंडाकार या गोलाकार हो जाती है। जिन पौधों में वायु परागन होता है वहां पराग कणों की संख्या अधिक होती है तथा इनका आकार छोटा होता है। कहने का मतलब है बेटा, अपन एक होता है विंड पॉलिनेशन, एक होता है वाटर के द्वारा पॉलिनेशन। मतलब जिन भी पादप में, जिन भी प्लांट्स में जब विंड के द्वारा, वायु के द्वारा पॉलिनेशन होता है तो वहां पॉलन ग्रेन्स अत्यधिक संख्या में बनते हैं और पॉलन ग्रेन्स का आकार छोटा होता है। तो ऐसे पॉलन ग्रेन्स सपाट, चिकनी एवं शुष्क सतह वाले होते हैं। मतलब such type of pollen grains have smooth dry surface। इसके विपरीत जिन पौधों में कीट परागन होता है, जिन पौधों में इंसेक्ट्स के द्वारा पॉलिनेशन होता है, वहां प्रत्येक लघु बीजाणुधानी में न केवल परागकण का निर्माण कम संख्या में होता है बल्कि परागकण आकार में भी बड़े होते हैं। मतलब उन प्लांट्स में जिनमें की इंसेक्ट के द्वारा आवाज आ रही है, उनको रोको, है ना। जिन पौधों में इंसेक्ट्स के द्वारा पॉलिनेशन होता है, कीटों के द्वारा, बेटा अभी भी आवाज आ रही है, ये रिकॉर्डिंग में चल रही है आवाज। जिन पौधों में कीट परागन होता है, इंसेक्ट्स के द्वारा पॉलिनेशन होता है, वहां प्रत्येक लघु बीजाणुधानी में पॉलन ग्रेन्स का निर्माण बहुत कम संख्या में होता है। और पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं बेटा बड़े होते हैं, साइज में बड़े होते हैं। तो पराग कणों की बाह्य सतह अथवा बाह्य चोल पर विभिन्न प्रकार की आकृतियां दिखाई देती हैं। तो विभिन्न पादप प्रजातियों में पॉलन ग्रेन्स की बाह्य सतह कांटेदार या कंटिका में होती है, छड़दार या जालिकावत अथवा सपाट होती है। तो यह स्पष्ट होता है कि परागकण एक कोशिकीय, गोलाकार या अंडाकार संरचना होती है। मतलब पॉलन ग्रेन्स कैसे है बेटा? These pollen grains are unicellular and the pollen grains are spherical or oval in structure and the wall of the pollen grain, मतलब जो pollen grain की भित्ति है वो द्विस्तरीय होती है। ठीक है। विभिन्न प्रजातियों में pollen grains पराग कणों का आकार भी परिवर्तनशील होता है। तो सबसे छोटे आकार के परागकण मायोसोटिस एल्पेसिटस में पाए जाते हैं। मतलब सबसे छोटे आकार के जो पॉलन ग्रेन्स है वो मायोसोटिस एल्पेसिटस नामक प्लांट में पाए जाते हैं और इनका साइज छोटा होता है। और सबसे बड़े आकार के पॉलन ग्रेन्स, सबसे बड़े आकार के परागकण मिराबेलिस जलापा में पाए जाते हैं। और कुकुरबिटेसी तथा पैसिफ्लोरेसी कुलों के पराग कणों में भी बड़े आकार के पॉलन ग्रेन्स पाए जाते हैं। कौन कौन सी फैमिली है? कुकुरबिटेसी एंड पैसिफ्लोरेसी। पैसिफ्लोरेसी में भी पॉलन ग्रेन्स लार्ज साइज के पाए जाते हैं। तो परागकण की बाह्य चोल में निर्धारित स्थलों पर निश्चित संख्या में रंध्र पाए जाते हैं जिन्हें जनन छिद्र कहते हैं। इन छिद्रों से ही पराग कणों का अंकुरन होता है तथा अंतः चोल पराग नलिका के रूप में बाहर निकलती है। जैसे कि पराग कण के ऊपरी सतह पर छिद्र कम संख्या में होते हैं एवं लंबी खांच के रूप में पाए जाते हैं। इनको जनन खांच, जर्म फरो भी कहते हैं। तो अब अपन बात करते हैं पॉलन वॉल की, परागकण भित्ति की। तो लघु बीजाणु माइक्रोस्पोर्स और पॉलन ग्रेन्स दो आवरणों के द्वारा आवृत रहता है। एक तो आप जानते हो पॉलन वॉल, बाह्य चोल एक्साइन, और अंतःचोल को क्या कहते हैं? इंटाइन। तो अब बात करते हैं एक्साइन के बारे में, बाह्य चोल के बारे में। तो
बाह्य चोल एक्साइन कठोर, खुरदरा या चिकनी सपाट सतह वाला होता है और अधिकांश डाइकॉट्स में द्विबीजपत्री पादपों में बाह्य चोल पर एक्साइन पर अनेक उभार या अतिवृद्धियां अनेक प्रतिरूपों में विन्यासित मिलती है, जैसे कि कुछ परागणु विज्ञानियों ने इन्हीं प्रतिरूपों के आधार पर पॉलन ग्रेन्स को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया है। एक तो क्या है, कुछ प्रमुख प्रकार कौन से पॉलन ग्रेन्स के, एक तो बताया मृदु या सिलेट, PSILAT सिलेट पॉलन ग्रेन्स, मतलब बाह्य चोल की बाह्य सतह चिकनी या सपाट होती है। तो जो एक्साइन है जिसको कि बाह्य चोल कहते हैं, जब एक्साइन की बाह्य चोल की बाह्य सतह चिकनी होती है, स्मूथ होती है या सपाट होती है तो इसे सिलेट कहते हैं, ठीक है, या मृदु कहते हैं। इसी प्रकार गर्तिका युक्त या फोवियोलेट तो बाह्य सतह पर एक्साइन पर अनेक गर्त पाए जाते हैं। इसी प्रकार है खांचो युक्त या फोसुलेट। खांचो युक्त को क्या बोलेंगे, फोसुलेट, मतलब एक्साइन पर बाह्य सतह पर कंटक व खांच प्रतिरूप पाए जाते हैं। इसी प्रकार दंडाकार मतलब वैक्यूलेट तो बाह्य सतह मतलब एक्साइन पर अनेक दंडाकार मतलब रॉड शेप्ड अतिवृद्धियां पाई जाती है। नेक्स्ट है पाइलेट तो गोल या गुंबद आकार सिरे वाले अनेक छड़ के समान उभार पाए जाते हैं। इसी प्रकार है कंडकीय इकाइनेट को क्या बोलेंगे, बाह्य सतह पर मतलब बाह्य सतह पर कंटक माने स्पाइंस के समान, कांटों के समान नुकीले उभार पाए जाते हैं। अब है बिंदुकित, इसको बोलते हैं पंक्टेट तो बाह्य सतह पर अनेक बिंदु सदृश प्रतिरूप या संरचनाएं पाई जाती है। एक है जालिका रूप रेटिक्यूलेट मतलब बाह्य सतह पर जालिका रूपी आकृतियां पाई जाती हैं। तो बेटा अपन ने देखा जो पराग कण है उसके कुछ विभिन्न वर्ग इस तरह से हैं, ठीक है। बाह्य चोल मतलब एक्साइन भी दो परतों की बनी होती है। बाहरी परत सेक्साइन SEXINE और एक्ट एक्साइन कहलाती है, परिबाह्य चोल कहलाती है। मतलब जो बाह्य चोल है वो भी बेटा दो परतों की बनी होती है, क्या कहेंगे, एक्ट एक्साइन परिबाह्य चोल, जबकि दूसरी है अंतः बाह्य चोल मतलब नेक्साइन और एंड एक्साइन कहलाती है, ठीक है। परिबाह्य चोल मतलब एक्ट एक्साइन फिर से तीन परतों में बटी हुई पाई जाती है। जैसे अपन ने देखा जो बाह्य चोल है एक्साइन है बेटा दो परतों की बनी हुई होती है, एक तो है परिबाह्य चोल व अंतः बाह्य चोल, एक्ट एक्साइन व एंड एक्साइन। अब देखेंगे जो परिबाह्य चोल है एक्ट एक्साइन है वो भी तीन परतों में बटी हुई पाई जाती है। कौन कौन सी है, एक तो है आधारीय परत फुट लेयर, बैक्यूलेट लेयर बैक्यूलम और तीसरी है टेक्टम। मतलब एक्ट एक्साइन इज ऑल्सो डिफरेंशिएटेड इनटू टेक्टम, बैक्यूलम एंड फुट लेयर, ठीक है। अब इससे ये स्पष्ट होता है कि परागकण पॉलन ग्रेन की बाह्य चोल सख्त प्रतिरोधी तथा मोटी होती है। तो एक्साइन कैसा है, बाह्य चोल कैसा है, इट इज थिक एंड हार्ड, कठोर होता है, सख्त होता है और यह बाह्य चोल एक विशेष रासायनिक पदार्थ जिसे स्पोरोपोलिन कहते हैं की बनी होती है, जो कैरोटीनॉइड्स का ऑक्सीडेटिव पॉलीमर ऑक्सीकारी बहुलक होता है।
तो व्हाट इज स्पोरोपोलेनिन? स्पोरोपोलेनिन किसे कहते हैं कि मतलब कैरोटीनॉइड्स के ऑक्सीकारी बहुलक को स्पोरोपोलेनिन कहा जाता है। तो स्पोरोपोलेनिन पदार्थ के कारण परागकण पोलन ग्रेन्स गहरे रंग के होते हैं तथा बाह्य चोल एग्जाइम का भौतिक एवं जैविक अपघटन नहीं होता है। तो स्पोरोपोलेनिन की स्पोरोपोलेनिन की प्रतिरोधी क्षमता के कारण परागकण लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। क्या बताया? मतलब एग्जाइम shows the deposition of sporopollen and because of the presence of sporopollenin the pollen grains can survive, can remain protected for a very long time। स्पोरोपोलिन की प्रतिरोधी क्षमता के कारण पोलन ग्रेन्स लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं और इस पदार्थ के कारण स्पोरोपोलिन के कारण ही जीवाश्मी प्रारूपों में भी परागकण सुरक्षित पाए गए हैं। तो ये तो हुई बाह्य चोल की बात, एग्जाइम की बात। अब बात करते हैं अंतःचोल इंटाइन की। तो बाह्य चोल इंटाइन बाह्य चोल द्वारा परिबद्ध पतला मृदु व कोमल झिल्ली के समान अंतःचोल होता है। ठीक है, यह परागकण के कोशिका द्रव्य को ढके रहता है। मतलब इंटाइन पोलन ग्रेन के साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य को ढके रहता है। इंटाइन अंतःचोल पेक्टोसेल्यूलोज यौगिकों की बनी होती है। अंकुरन के समय अंतःचोल जनन छिद्र में से होकर एक अतिवृद्धि के रूप में जनन नली में परिवर्तित हो जाती है। मतलब बेटा कहने का मतलब है जब पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन होता है, अंकुरन होता है, तो जो इंटाइन है वो जनन छिद्र में से बाहर निकल आती है एक अतिवृद्धि के रूप में और जर्म पराग नलिका जर्म ट्यूब में परिवर्तित हो जाती है। आगे चलकर यह जनन नलिका मतलब जर्म ट्यूब पराग नलिका के रूप में विकसित हो जाती है। तो पोलन ग्रेन परागकण में जिन स्थानों पर जनन छिद्र पाए जाते हैं वहां अंतःचोल में इन बिंदुओं के कुछ समीप विशेष प्रकार के एंजाइमी प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं। तो अधिकांश पराग कणों में विशेषकर उन पौधों में जहां कीट परागण होता है उनमें जहां कीट परागण होता है उनमें पोलन ग्रेन परागकण की बाहरी सतह पर एक विशेष प्रकार की तेलीय परत पाई जाती है। इसे पोलन किट कहते हैं। तो पोलन किट क्या कहलाती है बेटा? मतलब जिन पौधों में इंसेक्ट्स के द्वारा कीटों के द्वारा पॉलिनेशन होता है उनमें जो पोलन ग्रेन की आउटर सरफेस पर एक तेलीय परत ऑयली लेयर पाई जाती है, उस तेलीय परत को पोलन किट कहते हैं। तो पराग कणों पोलन ग्रेन्स का रंग, उनका चिपचिपापन तथा उनकी विशेष गंध इसी तेलीय परत पोलन किट के कारण होती है। मतलब अपन देखते हैं पोलन ग्रेन्स का जो रंग है अथवा पोलन ग्रेन्स कैसे होते हैं, स्टिकी होते हैं, चिपचिपे होते हैं। क्यों चिपचिपे होते हैं? वह पोलन ग्रेन्स में एक विशेष गंध होती है क्योंकि पोलन किट के कारण होती है। ठीक है, यह पोलन किट पराग कणों के लिए अत्यंत उपयोगी होते हैं और इनका विशिष्ट कार्य तो ज्ञात नहीं है, फिर भी अनेक वैज्ञानिकों ने अनेक साइंटिस्ट ने पोलन किट के कार्य बताए हैं। कैसा है? फर्स्ट कार्य क्या है? फर्स्ट फंक्शन ऑफ द पोलन किट अपनी गंध के कारण कीटों को परागण के लिए आकर्षित करती हैं। दूसरा फंक्शन है पोलन किट का अल्ट्रावायलेट रेज पराबैंगनी किरणें से परागकण की रक्षा करती हैं कि मतलब पोलन ग्रेन की रक्षा करती हैं। तीसरा अपने चिपचिपेपन के कारण
जब कीट पुष्प पर आते हैं तो पॉलन ग्रेन्स को उनके पंखों आदि से चिपकाने में ये सहायक होती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हाउ द डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट अकर्स। नर युग्मकोद्भिद का निर्माण कैसे होता है। तो पहले बात करते हैं परागपुट में नवनिर्मित लघु बीजाणु या परागकण में सघन कोशिका द्रव्य व केंद्रीय भाग में स्थित एक अगुणित केंद्रक होता है। मतलब पॉलन ग्रेन में बेटा क्या पाया जाता है, डेंस साइटोप्लाज्म पाया जाता है, डेंस मतलब सघन कोशिका द्रव्य पाया जाता है। वह पॉलन ग्रेन परागकण के केंद्र में, सेंटर में एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, एक अगुणित केंद्रक होता है। और परागण से पहले, परागण मतलब पॉलिनेशन से पूर्व परागकण शीघ्रता से आकार व आयतन में वृद्धि करता है और इस वृद्धि के साथ साथ कोशिका द्रव्य के केंद्रीय भाग में रिक्तिका भवन वैक्यूलेशन होता है। कहने का मतलब है जब पॉलिनेशन से पहले जो पॉलन ग्रेन है वो क्या होता है, साइज में अत्यधिक वृद्धि करता है, आकार में अत्यधिक वृद्धि करता है। और जैसे ही पॉलन ग्रेन आकार में वृद्धि करता है तो साइटोप्लाज्म के केंद्रीय भाग में रिक्तिकाएं बनने लगती हैं। मतलब कोशिका द्रव्य के केंद्रीय भाग में रिक्तिका भवन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप बेटा केंद्रक मध्य क्षेत्र से विस्थापित हो अंतःचूल के निकट स्थित हो जाता है। इस अवस्था के बाद अधिकांश उष्ण कटिबंधीय पादपों में परागकण के केंद्रक का सूत्री विभाजन होता है। देखा था अपन ने, जो परागकण है, पॉलन ग्रेन है, उसमें अगुणित केंद्रक होता है। तो परागकण पॉलन ग्रेन के अगुणित केंद्रक में हैप्लॉइड न्यूक्लियस में माइटोटिक डिवीजन होता है, सूत्री विभाजन होता है। और परागकण में परिवर्तन परागण से पूर्व अर्थात परागकण के लघु बीजाणुधानी में रहते हुए ही होते हैं। तो अपन बात करते हैं फर्स्ट किस तरह से डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट हो रहा है। फॉर्मेशन ऑफ वेजिटेटिव एंड जनरेटिव सेल्स, कायिक व जनन कोशिकाओं का बनना। ठीक है, तो परिपक्व परागकण में असमान अनुप्रस्थ एवं समसूत्री विभाजन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप दो संतति कोशिकाएं बनती हैं। बेटा अपन देखते हैं जो पॉलन ग्रेन है, परागकण है, उसमें हैप्लॉइड न्यूक्लियस पाया जाता है। तो इस परागकण में क्या होता है, अनइक्वल असमान अनुप्रस्थ विभाजन होता है, ट्रांसवर्स डिवीजन होता है। और परागकण के केंद्रक में समसूत्री माइटोटिक डिवीजन होता है, जिसके फलस्वरूप दो डॉटर सेल्स बनती हैं, दो संतति कोशिकाएं बनती हैं। बड़ी कोशिका को कायिक कोशिका कहते हैं। दो मतलब टू अनइक्वल सेल्स आर फॉर्म्ड, लार्जर सेल और लार्ज सेल is called as vegetative cell and the small cell is called as generative cell. बड़ी कोशिका को कायिक कोशिका कहते हैं, जबकि छोटी कोशिका को जनन कोशिका जनरेटिव सेल कहते हैं। शुरू में जनन कोशिका परागकण की अंतःचूल से संलग्न रहती है, परंतु विभाजन के कुछ समय बाद यह जनन कोशिका कायिक कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से तैरती देखी जा सकती है। तो समसूत्री विभाजन में तर्कु के दो ध्रुव असम्मित होते हैं। एक स्पष्ट न्यून कोणीय ध्रुव परागकण के केंद्रीय भाग की ओर होता है और दूसरा कुंठाग्र ध्रुव अंतःचूल से संलगित रहता है। तो सभी एंजियोस्पर्मिक पौधों में इस विभाजन से बनी दो कोशिकाएं आकार में असमान होती हैं। ऐसा क्यों होता है, यह अभी तक ज्ञात नहीं है। तो किन्हीं
कुछ पादपों में जैसे कि बेटा कस्क्यूटा है, अमरबेल है, व पोडोस्टीमोन की जातियों में जनन व कई कोशिकाएं आकार में समान पाई जाती हैं। कहने का मतलब है, याद क्या रखोगे, जो परिपक्व परागकण है उसमें क्या होता है, असमान अनइक्वल ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, वह समसूत्री माइटोटिक विभाजन होता है, जिससे दो डॉटर सेल्स बनती हैं, एक तो है कई कोशिका, एक है जनरेटिव सेल। अब उष्ण प्रदेशों में पाए जाने वाले अधिकांश पौधों में पोलन ग्रेन निर्माण के समय होने वाले अर्धसूत्री विभाजन एवं परागकण के समसूत्री विभाजन के बीच बहुत कम अंतर पाया जाता है, परंतु शीतोष्ण ठंडे प्रदेशों में उगने वाले पौधों में, एक मिनट रुक गया था बेटा, ठीक है, वापस से बोलती हूँ कि उष्ण प्रदेशों में पाए जाने वाले अधिकांश पौधों में परागकण निर्माण के समय होने वाले अर्धसूत्री विभाजन सेकंड एवं परागकण के समसूत्री विभाजन के बीच बहुत कम अंतर हो पाता है, परंतु शीतोष्ण ठंडे प्रदेशों में उगने वाले पौधों में दोनों विभाजनों के बीच बहुत लंबा अंतराल कई महीनों तक पाया जाता है। एक ही पराग कोश में उपस्थित सभी पोलन ग्रेन्स में होने वाले समसूत्री विभाजन एक साथ नहीं होते हैं, इनके बीच थोड़ा अंतर पाया जाता है। तो ऐसा विभिन्न पराग कणों के बीच इनके कोशिका द्रव्य में आपसी संपर्क न होने के कारण होता है। कुछ प्रजातियों में जहां पोलन ग्रेन में विभाजन चतुष्क अवस्था में रहते होता है, तो वहां एक चतुष्क के सारे पराग कणों में विभाजन एक साथ ही होते हैं। इसी प्रकार बेटा ऑर्किडेसी एवं एस्क्लेपिएडेसी में पोलन ग्रेन पराग पिंड के रूप में पाए जाते हैं। अब दूसरी बात करते हैं अपन, जैसे मैंने बताया, क्या बताया, पराग कण के जीव द्रव्य में समसूत्री विभाजन से पूर्व दो निश्चित परिवर्तन होते हैं। पराग कण के जीव द्रव्य में माइटोटिक डिवीजन से पूर्व दो परिवर्तन होते हैं। कौन कौन सा है, पराग कण का केंद्रक मध्य भाग से परिधि की ओर स्थानांतरित हो जाता है। जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस है किसका, पोलन ग्रेन का, वो मध्य भाग से पेरिफेरी की ओर चला जाता है। यह स्थानांतरण एक निश्चित दिशा में होता है तथा जनन कोशिका की स्थिति को निरूपित करता है। तो पोलन ग्रेन में जनन कोशिका की स्थिति एक प्रमुख आनुवंशिक गुण है। दूसरा है परिवर्तन, पराग कण पोलन ग्रेन में जिस तरफ वेजिटेटिव सेल काई कोशिका का निर्माण होता है, उस तरफ केंद्रक व पराग कण की भित्ति के बीच कोशिका द्रव्य में अनेक रसधानियां बन जाती हैं। तो प्रथम समसूत्री विभाजन के बाद परागकण की भित्ति की तरफ जनन केंद्रक पाया जाता है या जनन केंद्रक बनता है। विभाजन के अंत में जनन केंद्रक एक अर्धगोलाकार भित्ति के द्वारा कायिक कोशिका से पृथक हो जाता है तथा ये संपूर्ण संरचना अब जनन कोशिका कहलाती है। तो दो कोशिकाएं बन गई, कायिक कोशिका व जनन कोशिका। तो पराग कण के भीतर की ओर स्थित केंद्रक कायिक केंद्रक कहलाता है तथा बाद में दोनों केंद्रकों के बीच असमान अर्धगोलाकार भित्ति के कारण दो अलग अलग कोशिकाएं स्थापित हो जाती हैं। अब बात करते हैं वेजिटेटिव सेल की, कायिक कोशिका की, और जनरेटिव सेल मतलब जनन कोशिका की। तो इसका केंद्रक मतलब कायिक कोशिका का केंद्रक बड़ा गोलाकार व अनियमित होता है। मतलब द न्यूक्लियस of the vegetative cell is large, spherical and asymmetrical or irregular. इसके केंद्रक में मतलब कायिक कोशिका के केंद्रक में एक या दो
केंद्रिकाएं न्यूक्लियोलस भी पाए जाते हैं और कई कोशिका वेजिटेटिव सेल के कोशिका द्रव्य में अनेक राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, डिक्टियोसोम्स और माइटोकॉन्ड्रिया भी पाए जाते हैं। मतलब द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल कंटेन्स राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, डिक्टियोसोम्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें आरएनए तथा प्रोटीन व स्टार्च भी पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। तो कई कोशिका के केंद्रक में डीएनए संश्लेषण की, डीएनए के सिंथेसिस की क्षमता होती है, परंतु यहाँ कोशिका का विभाजन नहीं होता। अब बात करते हैं जनन कोशिका का, जनरेटिव सेल का। तो जनन कोशिका के केंद्रक में उपस्थित क्रोमेटिन पदार्थ कई कोशिका की तुलना में अधिक सघन होता है। साथ ही जनन कोशिका के कोशिका द्रव्य में साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम व सूक्ष्म नलिकाएं, डिक्टियोसोम्स आदि कोशिका उपांग पाए जाते हैं। मतलब द साइटोप्लाज्म ऑफ द जनरेटिव सेल कंटेन्स माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम व सूक्ष्म नलिकाएं एंड डिक्टियोसोम्स एंड अदर सेल ऑर्गेनील्स। इसके अतिरिक्त कुछ उदाहरणों जैसे कि ओइनोथेरा में वर्णक भी पाए जाते हैं, पिगमेंट्स भी पाए जाते हैं। व केंद्रक मतलब न्यूक्लियोलस नहीं पाए जाते, परंतु हीमेंथस आदि कुछ ऑर्किड्स में केंद्रक भी पाया जाता है। अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ मेल गेमेट्स, नर युग्मकों का बनना। तो पराग कणों में मेल गेमेट्स नर युग्मकों का निर्माण जनन केंद्रक के समसूत्री विभाजन से होता है। जैसे कि जनन कोशिका का विभाजन उसी समय हो जाता है जब परागकण, जब पोलन ग्रेन परागकोश में रहते हैं, परंतु कुछ पादप प्रजातियों जैसे कि होलो होलोप्टेलिया जैसे कि होलोप्टेलिया एवं पोर्चुलेका में परागकण के स्वतंत्र होने के बाद जब ये वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं तो उस समय जनन कोशिका का विभाजन होता है। दूसरी ओर कुछ अन्य पादप प्रजातियों जैसे कि लिलियम है, निमोफिला एवं इम्पेशंस में जनन कोशिका का विभाजन पराग नलिका के भीतर होता है। अब जनन कोशिका का विभाजन यदि पराग कण के अंदर होता है तो उस समय सामान्य समसूत्री विभाजन के समान मध्यावस्था मध्यावस्था पटलिका, मेटाफेज प्लेट या तर्कु तंतु बनते हैं। परंतु जब जनन कोशिका पराग नलिका के भीतर विभाजित होती है तो उस समय सामान्य मेटाफेज प्लेट नहीं पाई जाती। कहने का मतलब है जनन कोशिका जनरेटिव सेल का विभाजन बेटा यदि पोलन ग्रेन परागकण के अंदर होता है तो उस समय सामान्य माइटोटिक डिवीजन के समान मेटाफेज प्लेट बनती है या स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं। लेकिन जब जनरेटिव सेल पराग नलिका पोलन ट्यूब के भीतर विभाजित होती है तो उस समय मेटाफेज प्लेट नहीं पाई जाती। तो इस प्रकार आवृत बीजी पौधों में परागण के समय पराग कणों में 2 अथवा 3 केंद्रकों का निर्माण हो जाता है। 3 केंद्रकों का निर्माण जब जनन कोशिका विभाजित हो जाती है तब होता है और यह एक विशेष तथ्य है कि परागण क्रिया द्विकेंद्र की अवस्था में होती है। तो ऐसे परागकण दीर्घजीवी हो जाते हैं तथा ये कृत्रिम संवर्धन माध्यम में सरलता पूर्वक अंकुरित हो जाते हैं। जबकि 3 केंद्रकों युक्त परागकण अल्पजीवी होते हैं तथा उनको संवर्धन माध्यम पर अंकुरित नहीं किया जा सकता है। तो जनन कोशिका जनरेटिव सेल के समसूत्री विभाजन से 2 अंडाकार नर युग्मक कोशिकाएं बनती हैं। प्रारंभिक अवस्थाओं में ये दोनों कोशिकाएं आपस में संलग्न रहती हैं, परंतु कुछ समय बाद ये अलग हो जाती हैं और यह स्पष्ट रूप से अलग नहीं होती, इनसे थोड़ा संपर्क बना रहता है।
इनके आमाप में वृद्धि होती है तथा केंद्रक व कोशिका द्रव्य स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म में विभिन्न प्रकार के कोशिका उपांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया व राइबोसोम्स पाए जाते हैं, जो कायिक कोशिका के कोशिका उपांगों से छोटे होते हैं। इसके अतिरिक्त युग्मक में लवक भी पाए जाते हैं, परंतु ये अपहिरासत होते हैं। तो अपन ने आज कर लिया पूरा मेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट। अब बेटा 18 तारीख से, कल तो यही वाला पेपर लेंगे, 18 तारीख से जब क्लासेस लगेंगी तो मैं थर्ड पेपर स्टार्ट कर दूंगी, चाहे वो कॉलेज में बुलाएं चाहे ऑनलाइन क्लासेस हो। ठीक है ना बेटा? तो थर्ड पेपर भी आपका हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड कराई दिए।